वेलकम एवरीवन, मॉर्निंग न्यूज के इस सेशन में आपका स्वागत है। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आपके सामने आज की मुख्य खबरें जो विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई है और देखते हैं क्या है वो खबरें एक एक करके। पहली खबर है, सरकारें स्वच्छ हवा देने को बाध्य है। कोर्ट ने कहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 12वीं तक की कक्षाएं अब नहीं चलेंगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर के स्कूलों में 12वीं तक की भौतिक कक्षाएं बंद करने का आदेश दिया। कहा कि दिल्ली एनसीआर में शामिल राज्य प्रदूषण कम करने के लिए ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान ग्रैप 4 को प्रभावी तरह से लागू करने के लिए तुरंत टीमें गठित करें। आदेशों के साथ शीर्ष अदालत ने कहा हर नागरिक को स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का केंद्र और राज्य दोनों सरकारों का संवैधानिक जिम्मेदारी है। राज्य सरकारों को भी निर्देश दे दिए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि CAQM ने बढ़ते प्रदूषण स्तर पर ग्रैप के विभिन्न चरणों को लागू करने के बजाय मौसम सुधार का इंतजार किया। यह दृष्टिकोण बेहद ही गलत है। प्रयागराज ग्रीन जोन में है। 24 घंटे के दौरान प्रयागराज का AQI 98 के साथ ग्रीन जोन में रहा। यहाँ झुंसी का AQI 104 दर्ज किया गया जो येलो जोन में रहा। सिविल लाइंस और तेलियरगंज ग्रीन जोन में रहे। अगली खबर है, फैसला प्रदेश के सभी अस्पतालों में फिर होगा फायर सेफ्टी ऑडिट। मुख्यमंत्री ने झांसी हादसे के बाद अस्पतालों की समीक्षा कर अफसरों को दिए निर्देश। झांसी में हुई घटना की न हो पुनरावृत्ति, समय समय पर कराएं मॉक ड्रिल। स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ डिप्टी CM ने की बैठक। प्रशिक्षित कर्मी तैनात रहे। CHC PHC पर भी हो साधन। झांसी मेडिकल कॉलेज में जलने से 10 नवजात शिशुओं की मौत से हड़कंप मचा है। ऐसी घटनाओं को पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार जो है वो हरकत में है। प्रदेश के सभी अस्पतालों में फायर और इलेक्ट्रिक सेफ्टी ऑडिट फिर कराया जाएगा जिससे उपकरणों की जांच होगी। ऐलान हो चुका है, यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 24 फरवरी से 12 मार्च तक है। 7,657 स्कूल बनेंगे केंद्र। इनमें से 940 राजकीय, 3,572 सहायता प्राप्त, एडेड के साथ 3,205 वित्त विहीन कॉलेज शामिल हैं। जिला विद्यालय निरीक्षकों को 23 नवंबर तक परीक्षा केंद्रों की आपत्तियों के निस्तारण के लिए कहा गया है। 12 कार्य दिवसों में होंगी दोनों बोर्ड की परीक्षाएं। 10वीं में पहले दिन प्रारंभिक हेल्थ और हेल्थ केयर की परीक्षा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने सोमवार को यूपी बोर्ड 2025 का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 को एक साथ शुरू होकर 12 मार्च तक चलेंगी। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने सोमवार को परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। तो अब परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म हो गया है टाइम टेबल का और अब उन्हें तैयारी करने की आवश्यकता है। पेपर जो होगा, पहली पाली जो रहेगी 24 फरवरी से 8:30 से मॉर्निंग से 11:45 बजे तक रहेगी। हाई स्कूल में प्रारंभिक हिंदी और इंटर में पहला पेपर होगा, सैन्य विज्ञान की परीक्षा होगी। द्वितीय पाली में दोपहर 2 से 15:15 तक हाई स्कूल की हेल्थ केयर और इंटर की सामान्य हिंदी विषय की परीक्षा रहेगी। तो मीटिंग दोनों इसी तरह रहने वाली है, मॉर्निंग 8:30 से 11:45 तक और इवनिंग मीटिंग जो रहेगी 2 बजे से दोपहर के 2 बजे से शाम के 5:15 तक। JEE एडवांस अब 3 नहीं 2 ही मौके, बदलाव हो चुका है। IIT कानपुर ने वापस लिया 3 का निर्णय। लगातार 2 वर्षों में 2 बार ही दे सकेंगे एडवांस। JEE एडवांस में शामिल होने के अवसरों की संख्या में एक बार फिर बदलाव किया गया। पिछले दिनों आयोजक संस्था IIT कानपुर ने JEE एडवांस में शामिल होने के लिए जो अवसर थे उनको 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया था। अब इस अधिसूचना में बदलाव कर अवसरों की संख्या 3 से घटाकर 2 कर दी है। संयुक्त नामांकन बोर्ड की बैठक के बाद पुरानी अधिसूचना निरस्त कर दी गई है। अगली खबर है, नियमित हो सकते हैं 2001 के जो भी सभी दैनिक कर्मचारी हैं। आउटसोर्स कर्मियों के लिए कॉर्पोरेशन पर विचार। मुख्य सचिव व कर्मचारी शिक्षक मोर्चा की बैठक। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की 9 सूत्रीय मांगों पर सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लोक भवन स्थित मुख्य सचिव के सभागार में संपन्न हुई बैठक में वेतन समिति की जल्द बैठक कर लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं ऑटोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर सार्थक निर्णय लेने का भरोसा दिलाया गया। आगे खबर है, PM इंटर्नशिप योजना में स्नातक आवेदक ज्यादा है। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के तहत हुए आवेदनों के हिसाब से पता चलता है कि सबसे ज्यादा स्नातक और 10वीं पास युवा इंटर्नशिप करने के इच्छुक हैं। कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो देश के प्रमुख राज्यों के आंकड़ों से पता चलता है कि 10वीं पास ITI, डिप्लोमा और 12वीं पास युवाओं से आगे है। दिसंबर से शुरू होनी है विशेष योजना। निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। अब 25 नवंबर तक इंटर्नशिप करने वाले अभ्यर्थियों को ऑफर लेटर भेजे जा रहे हैं। इसके बाद 2 दिसंबर से इंटर्नशिप कंपनियों में शुरू हो जाएंगे और इंटर्नशिप के लिए चयनित अभ्यर्थी के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण के भी सभी नियम लागू होंगे। अभी यह स्कीम पायलट मोड में शुरू की गई है। चालू वित्त वर्ष में 1.25 लाख अभ्यर्थियों को इंटर्नशिप देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। देश भर के 36 राज्यों और 745 जिलों में युवाओं को इंटर्नशिप करने का अवसर दिया जा रहा है। 8वें वेतन आयोग पर जल्द हो सकता है फैसला। जनवरी 2026 में 10 वर्ष हो जाएंगे 7वां वेतन आयोग लागू हुए। कर्मचारी संगठन जुलाई से उठा रहे हैं मांग।
8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर मांग जोर पकड़ रही है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा समय में देश का राजस्व संग्रह अच्छा है और वित्तीय स्थिति बेहतर है, इसलिए आयोग के गठन के लिए यह उचित समय है। आरओ की परीक्षा 1 दिवस में कराना चुनौती रहेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीए 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, लेकिन आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर स्थिति साफ नहीं हुई है। 10.76 लाख अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 2387 केंद्रों की जरूरत है। वर्तमान परिस्थितियों में पुनर्परीक्षा इस वर्ष कराना मुश्किल नजर आ रहा है। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य का संदेश अब भी प्रासंगिक, मोदी जी कह रहे हैं। कहा, खाद्य ईंधन और उर्वरक संकट से ग्लोबल साउथ के देश सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वैश्विक संगठनों के कारण खाद्य ईंधन और उर्वरक संकट से ग्लोबल साउथ के जो देश हैं वो सबसे अधिक प्रभावित हैं। जो G20 हो रहा है, G20 को इसे दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। G20 शिखर सम्मेलन के लिए एक सत्र को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, भारत में पिछले साल आयोजित G20 का विषय एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य इस शिखर सम्मेलन में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना पिछले वर्ष था। शिक्षकों के मामलों की प्रतिमाह होगी समीक्षा। वेतन वृद्धि, पेंशन विनियमितीकरण जैसे मुद्दे लटकाने पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षकों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए महानिदेशालय ने सख्त कदम उठाया। अब शिक्षकों की शिकायतों, पेंशन संबंधी मामलों और विनियमितीकरण की फाइलों को बेवजह लटकाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सेवा संबंधी लंबित मामलों को लेकर वरिष्ठ अधिकारी प्रतिमाह समीक्षा करेंगे। जिस स्तर पर प्रकरण लंबित होंगे उसके लंबित होने का भी कारण पूछा जाएगा। संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए अधिकारियों की सूची बनाई गई है जिनके यहाँ सर्वाधिक मामले लंबित हैं। प्राथमिक से लेकर माध्यमिक तक शिक्षकों की शिकायत रहती है कि उनके जरूरी मामले लंबे समय तक फाइलों में दबे रहते हैं, जिनमें विनियमितीकरण से लेकर वेतन वृद्धि और पेंशन पुनरीक्षण जैसे अनेक मामले होते हैं, जिसके कई बार मामला न्यायालय में भी चला जाता है। उन्होंने बताया कि इनमें ज्यादातर समस्याएं ऐसी होती है जिनका समाधान जिले या मंडल स्तर के अधिकारी कर सकते हैं। अब 2.97 लाख न्यू कैंडिडेट शिक्षक बनने की कतार में है। बिहार से खबर है, एसटीईटी का रिजल्ट जारी हो चुका है। 70.25% क्वालिफाई कर चुके हैं। पेपर 1 में 73.77 और पेपर 2 में 64.44% हुए हैं उत्तीर्ण। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एसटीईटी 2024 का परिणाम सोमवार को जारी कर दिया है। परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि पेपर 1 और 2 के कुल 45 विषयों में 4,23,822 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इनमें से 2,97,747 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। कुल 70.25% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट है secondary-biharboardonline.com पर जा सकते हैं। सेमीफाइनल में आज भारत जापान की भिड़ंत है। एसीटी एक अन्य सेमीफाइनल में चीन मलेशिया की टीमें भी होंगी आमने सामने। 5वें और 6ठे स्थान के लिए थाईलैंड कोरिया के बीच होगा मुकाबला। तो ऑल द बेस्ट वुमेन हॉकी टीम, आज भी अच्छा परचम लहराएंगी, हमें उम्मीद है। एशियाई महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सेमीफाइनल मुकाबले में मंगलवार 19 नवंबर को खेले जाएंगे। सेमीफाइनल में मेजबान के हाथों राउंड रॉबिन लीग के अंतिम मैच में हार का सामना करने वाली जापान से है। भारत और जापान के लिए रोमांच का मंच सज चुका है। दोनों ही टीमों के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है। भारत ने रविवार को लीग चरण में जापान को 3-0 से पराजित किया था। भारत शानदार फॉर्म में है और 5 मैचों में 15 अंकों के शानदार रिकॉर्ड के साथ ग्रुप स्टेज में शीर्ष पर रहा। डिजिटल इनवाइट तो बनता जा रहा है दावत रिस्क। शादी का डिजिटल इनवाइट भेज जालसाजी कर रहे लोगों का खाता खाली। फेस्टिव सीजन के बाद 12 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक शादियों का सीजन चलेगा। इस सीजन में पूरे देश में 48,000 तो अकेले राजधानी लखनऊ की बात हो रही है। इसमें 3,000 से ज्यादा शादियां होने जा रही है। अब शादियों में लोगों को इनवाइट करने का तरीका बदल गया है। मैरिज कार्ड ने डिजिटल इनवाइट का रूप ले लिया है। साइबर क्रिमिनल्स इस बदलते ट्रेंड का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सावधान रहें, क्योंकि ऐसे किसी गलत इन्विटेशन जो लिंक आता है उस पर क्लिक कर देना दावत दे सकता है किसको, आफत को। तो इसलिए किसी भी लिंक पर क्लिक करने से बचें। कंज्यूमर फोरम का आदेश, उसी कीमत नया मोबाइल दें। गारंटी के बाद भी सेलर और कंपनी नहीं दुरुस्त कर रही थी नई सेट की खराबी। सर्विस सेंटर से सुधार के लिए मांगे थे 3200 रुपए। 9,500 में खरीदा था मोबाइल। अब उस मोबाइल की कीमत देने की बात करिए, वो भी ब्याज सहित कंज्यूमर कोर्ट ने। तो कहीं ना कहीं अच्छा आदेश है कंज्यूमर्स के लिए, ग्राहकों के लिए, जो उन्हें टरकाया जाता है। राष्ट्रपति ने 21 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल को दिलाई शपथ। बात हो रही है श्रीलंका से। हरिनी श्रीलंका की पीएम, विजिथा विदेश मंत्री हो चुकी हैं। 14 नवंबर को श्रीलंका में हुए संसदीय चुनाव में प्रेसिडेंट अनुराग कुमारा दिसानायके के गठबंधन को जीत मिली थी। 18 नवंबर को सरकार की नई कैबिनेट का गठन किया गया। और ये जो हरिनी श्रीलंका है पीएम राष्ट्र श्रीलंका की, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं। हरिनी अमर सूर्या इनका नाम है। 1991 से 94 तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज में इनकी पढ़ाई हुई है। 5 साल पहले ही राजनीति में एंट्री ली थी। हरिनी अमर सूर्या 2020 में पहली बार सांसद बनी थी।
राजनीति में कदम रखने से पहले अमर सूर्या श्रीलंका ओपन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। हर विधानसभा क्षेत्र में विवाह घर बनाने की बात आ रही है। खबर है उत्तर प्रदेश से। राज्य सरकारों को लोगों को सुविधा देने के लिए अब हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक विवाह घर बनाने जा रही है। इनमें होटलों और मैरिज लॉन जो है उनकी सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे लोगों को कम कीमत पर अपने बच्चों की शादी या अन्य कार्यक्रम करने की सुविधा अपने आसपास ही मिल सकेगी। पहले चरण में 100 विधानसभा क्षेत्रों में बनाए जाएंगे इस तरह के विवाह घर। 60% आबादी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। कम कीमतों पर इनका होगा आवंटन। आगे खबर है कोहली की सफलता पर टिका मध्यक्रम, विराट को रास आते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैदान। दिग्गज सुनील गावस्कर ने माना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर सफल रिकॉर्ड से विराट का बढ़ेगा आत्मसम्मान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारतीय मध्यक्रम का दारोमदार विराट कोहली की सफलता पर निर्भर करेगा। विराट फॉर्म में नहीं है। 5 वर्षों में उनके बल्ले से सिर्फ 2 टेस्ट शतक निकले हैं। बावजूद इसके ऑस्ट्रेलियाई धरती पर उनका शानदार रिकॉर्ड भारतीय मध्यक्रम की सफलता ताना बाना इनके इर्द गिर्द बन रहा है। 6 शतक लगाए हैं ऑस्ट्रेलियाई धरती पर विराट ने अब तक। ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। देखते हैं कितना आप अच्छा करते हैं। और हाँ, इसके साथ आज का न्यूज़ सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा ये सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी न्यूज़ अपडेट जो है आप तक पहुंचती रहे। इसी के साथ ये न्यूज़ सेशन यही समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।